Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. He's not speaking loudly. You've done a lot of talking. You're gambling with World War III. Your country's in big trouble. You have to be thankful. I don't think you'd be a tough guy without the United States. व्हाइट हाउस में जी भर के ट्रंप की लताड़ सुनने के लगभग 6 महीने बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की वापस पहुंचे उसी जगह। लेकिन दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो इस बार जेलेंस्की अकेले नहीं आते हैं। उनके साथ यूरोप के सबसे ताकतवर लीडर्स की पूरी फौज, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेटो, इन सब के लीडर्स जेलेंस्की के साथ पहुंचते हैं व्हाइट हाउस, ट्रंप के सामने एक यूनाइटेड यूरोप फ्रंट प्रेजेंट करने के लिए। दरअसल पिछले हफ्ते ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा डाला, ग्रैंड वेलकम किया, उनको होस्ट किया। इससे पूरा यूरोप ना एकदम हिल कर रह गया है। अब देखो, एक यूएस प्रेसिडेंट एक डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल के साथ ऐसा हीरो जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? अरे एडिटर, अरे ये वाला वॉर क्रिमिनल नहीं, दूसरा वाला। हाँ, आजकल बहुत ज्यादा होने लगे। हाँ, अब नोबेल प्राइज तो चाहिए, तो वेलकम और हैंडशेक तक तो बात ठीक थी, लेकिन ट्रंप ने तो पुतिन से मिलते ही पुतिन के सुर में सुर मिलाने लगा, यूक्रेन पर प्रेशर बनाने लगा कि रशिया को अपने देश का एक हिस्सा दे दो ना। अब देखो, नेटो में तो वैसे ही तुम शामिल नहीं होगे, उसकी जिद छोड़ दो और ये वॉर अब बस खत्म कर दो। आई डोंट वांट टू नो एनीमोर। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे इसमें कोई वक्त बदलने वाली बात नहीं है, कोई राज नहीं है कि ट्रंप पुतिन को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। उनका बस चले तो अमेरिका को भी एक डिक्टेटरशिप ही बना दे ट्रंप। इस पुतिन प्रेम के बारे में हमने एक पूरा एपिसोड भी बनाया था रिसेंटली, देख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। लेकिन अब इस प्रेम से पूरी जो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, वो बेहद परेशान है। महीनों से हिंट्स देने के बाद कहीं ट्रंप पूरी तरीके से रशिया के साइड तो नहीं हो रहे हैं, इससे यूरोप की दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी। सालों से जो अमेरिका यूक्रेन के साथ डटकर खड़ा था, वही अमेरिका आज अंडर ट्रंप पुतिन से हाथ मिला रहा है। और सैंक्शंस तो छोड़ो, यूएस रशिया ट्रेड डील और ट्रेड टॉक्स की बात भी अब शुरू हो गई है। वहीं भारत सरकार इस ट्रंप पुतिन ब्रोमांस को देखकर हैरान और परेशान। भारत रशिया से ट्रेड करे तो गलत, भारत रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाए तो गलत, लेकिन ट्रंप अगर वही काम करे तो सही। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और तो और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इस बात पर और ज्यादा अकड़ रहा है कि देखो, हमने रशिया के एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर इंडिया पर ऑयल ट्रेड की वजह से सैंक्शंस लगा दिए। उसी सैंक्शंस को देखते हुए देखो, पुतिन सीधा दौड़ते दौड़ते अमेरिका पहुंच गया हमारे साथ डील करने के लिए। क्या अब हमारी यही हैसियत रह गई है? क्या भारत अब अंतरराष्ट्रीय फिरौती के लिए एक जरिया मात्र बनकर रह गया है? गजब बेइज्जती है। सारी दुनिया जानती है कि रशिया से सस्ता तेल खरीदे हैं बहुतों ने, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, चाइना जैसे देश इसमें शामिल है। लेकिन फिर भी ट्रंप अपने झूठी दलीलों से बाज नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया को सिर्फ यही बात बोल रहा है कि दोष भारत का है कि उसने एक सैंक्शन्ड देश से तेल खरीदा। देशभक्त के आज के एपिसोड में इसीलिए समझने की कोशिश करेंगे ये पूरा जियोपॉलिटिकल जंजाल जिसमें यूक्रेन को अब ढकेला जा रहा है। क्यों रशिया और यूएसए का साथ आना यूक्रेन समेत पूरे यूरोपियन समुदाय के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। क्या हुआ जेलेंस्की के लेटेस्ट व्हाइट हाउस दौरे में? क्या यूरोपियन पावर्स ट्रंप को अपना स्टांस बदलने के लिए कन्विंस कर पाएंगे, या फिर अब यूक्रेन कहीं ना कहीं मन बना चुका है कि इस जंग में उसे भी अब कुछ हारना पड़ेगा, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह गया है? यूएस और रशियन टाइज अब यहां से किस तरफ आगे जाएंगे, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भारत का पोजीशन यहां क्या होगा? इंडिया पे लगने वाले पेनल्टीज और टैरिफ क्या अब कम होंगे? क्या पुतिन ट्रंप को इंडिया पर टैरिफ कम कराने के लिए ट्रंप को मना पाएंगे या नहीं? ये सारी चीजों का जवाब आइए जानते हैं। यूक्रेन वॉर शुरू हुए अब लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। इस दौरान यूएस और वेस्टर्न एलाइज ने हर संभव प्रयास किया है रशिया को ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेट करने के लिए, चाहे ट्रेड सैंक्शंस की बात कर लीजिए, ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क से बाहर निकालने की बात कर लीजिए, या फिर रशियन एसेट्स को फ्रीज कर देना, ऑयल और गैस सप्लाईज पर रोक लगा देना। टेढ़ी उंगली सीधी उंगली सब कुछ कोशिश कर लिया गया है, लेकिन रशिया को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए जो सबक सिखाना था, रशिया को जो वहां से विड्रॉ कराना था, वो नहीं हो पाया है। तो अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक नए सिरे से शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, नया कदम लेने की बात कर रहे हैं। वो कदम क्या है? वो कदम यह है कि बीते सालों में जो कुछ भी काम हुआ है, छोटा बड़ा जो कुछ भी काम हुआ है, उसे मिट्टी में मिला दो। ये ट्रंप का यूजुअल स्टाइल है। जिस रशिया को वेस्ट आइसोलेट करना चाहता था, अब 15 अगस्त को यूएस ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को एक ग्रैंड वेलकम दिया अपने अलास्का के जॉइंट बेस पर। यह समिट पुतिन के लिए शुरुआत से ही एक विक्ट्री मार्च जैसा था। काफी खुश नजर आ रहे थे पुतिन, क्योंकि ये रेड कारपेट उनके लिए एक विक्ट्री इसलिए है, इस हैंडशेक से जो उनका स्वागत किया गया है, यह इसलिए विक्ट्री है क्योंकि पुतिन अभी पिछले 3-3.5 साल तक एक ग्लोबल आउटकास्ट थे, एक वॉर क्रिमिनल कहलाए जा रहे थे, और अब ये हैंडशेक के साथ वो फिर से ग्लोबल लीडर्स की श्रेणी में फिर से वापस आ गए हैं। एक्सेप्टेड इनटू द इंटरनेशनल कम्युनिटी हो गया है उनके लिए। अब इस सिंबॉलिक विक्ट्री के बाद पुतिन अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, और वो है रशिया पर लगे हुए सैंक्शंस को लिफ्ट कराना, क्योंकि उससे रशिया क्या काफी हालत तो खस्ता हो रही है, वो बोल नहीं रहे हैं। और यूएस के साथ अब ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है, इसीलिए वो अपने बिजनेसमैन, अपने स्टेट लिंक बिजनेस एडवाइजर्स को इस डेलीगेशन में साथ लाते हैं। तो सारा मामला रुपया का है, तो रशिया भी यही चाहता है कि ट्रेड फिर से शुरू हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव पर भी काम कर रहे हैं, वो है यूक्रेन की सिक्योरिटी। रशिया ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में यूएस के साथ मिलकर यूक्रेन की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम करेंगे।
कमाल की बात है, कमाल की हिपोक्रेसी है। जिस देश पर आपने आक्रमण किया है, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। इस समिट से ऑफिशियली तो कुछ ठोस सामने नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही लीडर्स के स्टेटमेंट्स बहुत ही वेग और ब्रॉड बेस्ड रहते हैं। लेकिन समिट के बाद के कुछ दिनों में दिए गए ऑफिशियल और अनऑफिशियल बयानों से कुछ चीजें साफ हो चुकी हैं। पहला, रशिया इज नो लॉन्गर अ ग्लोबल आउटकास्ट। पुतिन को आप वॉर क्रिमिनल अब नहीं कह सकते हो, वो अपनी जगह वापस बना रहे हैं एज एन इंटरनेशनल लीडर। दूसरा, यूक्रेन के पास सरेंडर छोड़कर अब दूसरे ऑप्शंस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनसे छीने जा रहे हैं। जेलेंस्की के पास अब ऑप्शंस कम हो रहे हैं। जिस अमेरिका ने यूक्रेन को इतने सालों से रशिया के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी, आज वही यूएसए अंडर ट्रंप यूक्रेन पर एक लैंड स्वैप डील करने पर प्रेशर बना रहा है। इस समिट के बाद ट्रंप ने अपने रुख को साफ किया। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन क्राइमिया के अलावा पूरे डॉनबास रीजन को रशिया के हवाले कर दे। अब ट्रंप भी यूक्रेन पर ऐसा करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। यूक्रेन अभी तक 1 इंच जमीन देने की बात को सिरे से खारिज कर रहा था, लेकिन अब बिना यूएस के बैकिंग और ट्रंप के इस रवैये के बाद उसके पास शायद और कोई ऑप्शन ना बचे। अभी बात यह सामने आ रही है कि रशिया यूक्रेन से उसका पूरा डॉनबास रीजन की मांग कर सकता है, बदले में वो कुछ ऑक्यूपाइड एरियाज अपने भी सरेंडर कर देगा। ये दिखाने के लिए देखो कैसे डील हो गया है। ये देखिए फॉर एग्जांपल, अभी तक रशिया ने यूक्रेन के 4 प्रोविंसेस पर अपना कब्जा जमा के रखा है, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खर्सन। इनमें से शायद रशिया डोनेस्क और लुहांस्क अपने पास रख लेगा और ज़ापोरिज़िया और खर्सन लौटा देगा एक ओवरऑल पीस डील के तहत। लेकिन अभी कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है, महीने लग सकते हैं ऐसी डील होने में। और अगर यह हो भी गया, अलास्का समिट में जो तीसरा आउटकम है, जो बहुत ही खतरनाक है यूक्रेन के लिए और जेलेंस्की के लिए, वो ये है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने महीनों पहले ही यूक्रेन के नेटो ड्रीम्स को तहस नहस कर दिया था। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यूक्रेन कैन नेवर बी पार्ट ऑफ नेटो। अब अलास्का समिट के बाद यूक्रेन की सिक्योरिटी प्लान्स में रशिया को इंक्लूड करने की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में नेटो पार्टिसिपेशन की बात अब सिरे से खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने भी ट्वीट करके यह बात साफ कर दिया है, नो नेटो। फाइनली इस समिट से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर कोई टेंजिबल प्रोग्रेस भले ही ना मिला हो, लेकिन यूएस रशिया के बीच में एक नए रिश्ते की तस्वीर दुनिया के सामने आई है और यह काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम दोनों देशों के बीच में और भी मीटिंग्स और भी समिट्स ये इसकी उम्मीद कर सकते हैं। जल्द ही रशिया पर बड़े बड़े जो सैंक्शंस लगे हैं वो भी हट सकते हैं। रशिया के सामने अमेरिका को इस तरीके से झुकते देख यूरोप में हाहाकार मच गया। पुतिन को इतने सारे कंसेशंस जो मिल रहे हैं वो देख यूरोपियन लीडर्स ने कहा कि भाई ये तो काफी ज्यादा चिंता की बात है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ 7 टॉप यूरोपियन लीडर्स पहुंच गए सीधा व्हाइट हाउस ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। लेकिन बीते 6 महीने में ट्रंप का रवैया देखकर कोई भी ट्रंप के साथ कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं रखना चाहता था। इतने दिनों में सबको पता चल चुका है कि भाई ट्रंप के साथ गुस्से से नहीं बल्कि चालाकी से डील करना होता है। मैंने थोड़ी सी मस्केबाजी, झूठी तारीफ, पैम्परिंग कर दो तो ट्रंप शायद उनकी बात मान भी ले। जेलेंस्की पहले से ही ट्रंप के साथ कॉन्फ्रंटेशनल होकर देख चुके हैं कि क्या असर होता है, इसीलिए इस बार पूरी यूरोपियन टीम फुल प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के साथ पहुंचती है। 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की पूरे सूट बूट में नजर आते हैं। याद रखिए, पिछले बार सूट नहीं पहना था तो उस वजह से ट्रंप से लेकर मेगा रिपोर्टर सब ने उनकी खरी खोटी सुना डाली। Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you own a suit? इसके अलावा थैंक यू नहीं बोला था पिछले बार, उसको लेकर वाइस प्रेसिडेंट वैंस भी बहुत खफा हुए थे। तो इस बार जेलेंस्की ने बिना कोई चांस लिए अपने स्पीच में पहले के 6 मिनट में ही 8 बार थैंक यू बोल दिया। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ रेगुलर इंटरवल्स में ट्रंप की तारीफ करने से जेलेंस्की भी इस बार पीछे नहीं हटे। Thanks so much, Mr. President. Thank you very much. Thank you. Many thanks to your wife. Thank you. Thank you for your question. Thank you. जेलेंस्की का खुद का टोन इतना ज्यादा पोलाइट और सॉफ्ट था कि उनके साइड का जो टफ टॉकिंग था वो दूसरे यूरोपियन लीडर्स को करना पड़ा। जर्मन चांसलर मर्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि पुतिन पहले सीज फायर अनाउंस करे, फिर हम लॉन्ग टर्म पीस डील की बात कर सकते हैं। अब ट्रंप पहले से ही यूक्रेन वॉर में सीज फायर पुश करते आए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते अलास्का समिट में पुतिन ने पता नहीं ट्रंप को क्या गुट्टी पिला दी। अब ट्रंप भी चाहते हैं कि एक ओवरऑल बड़ा सा पीस डील बनाया जाए। वो है क्या ना, वो ट्रंप के स्टाफ ने भी उनको बता दिया होगा कि नोबेल पीस प्राइज ना सीज फायर के लिए नहीं मिलता है, पीस डील के लिए मिलता है। और गाजा में तो वो इजराइल उनकी सुनता नहीं है, इजराइल आज भी जेनोसाइड किया जा रहा है। तो कम से कम ट्रंप के पास एक चांस है कि यहां अगर वो पूरा मामला सुलटा दे तो नोबेल प्राइज अभी भी मिल सकता है। लेकिन अगर एक सीज फायर नहीं पूरा पीस डील होता है तो यूक्रेन के लिए ये डिप्लोमेटिक डिफीट माना जाएगा। बताता हूं कैसे। 24 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेन पर 3 तरफ से अटैक कर दिया। क्यों? ताकि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोका जा सके। लेकिन एक देश अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है भाई, इसमें पड़ोसी मुल्क का थोड़ी ना कोई से है। अब भारत अगर क्वाड ज्वाइन करना चाहता है तो पाकिस्तान से परमिशन थोड़ी ना लेगा। लेकिन यहां एग्जैक्टली वैसा होता है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश है, अब वो नेटो ज्वाइन करना चाहे, उसको परमिशन मिले या ना मिले, वो यूक्रेन का प्रॉब्लम है। लेकिन रशिया ने इसमें कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है। और फिर रशिया ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए यूक्रेन पर हमला बोल दिया। शुरू से ही रशिया इस वॉर में एग्रेसर स्टेट रहा है। पुतिन सोच रहा था कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, अरे यार इस बात का हम एडवांटेज ले लेते हैं, जेलेंस्की भाग जाएगा 2 दिनों में और रशिया
फिर अपना यूक्रेन में अपना सरकार लगा देगा, जैसा कि बेलारूस में चल रहा है एक पपेट रेजिम, यहां भी हम लगा देंगे यूक्रेन में। लेकिन यूक्रेन बीते 3.5 सालों से अपनी सॉवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ते आया है। वेस्टर्न वेपन्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, डोमेस्टिक ड्रोन्स, अपने सोल्जर की विल पावर की मदद से उन्होंने महीनों से यूक्रेन को अपने आप से डिफेंड किया है। जो लोग जेलेंस्की का मजाक उड़ाते थे, उसे एक मजाक समझते थे, वो आज इस बात को मानते हैं कि रशिया जैसे न्यूक्लियर पावर के सामने उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया है, कड़ा टक्कर दिया है। इस बीच यूक्रेन पूरी दुनिया से बस एक ही चीज मांग रही है, भैया थोड़ा सपोर्ट हमें भी दे दो, चाहे आर्म सप्लाई दे दो, या फिर हो सकता है तो रशिया को आइसोलेट कर दो, या फिर बस रशिया को कंडेम ही कर दो यूएन में। ऑल यूक्रेन वांट्स कि भाई दुनिया को रशिया ना एज एन एग्रेसर स्टेट देखे और पुतिन और उसकी आर्मी को भी ना किसी तरीके की मदद ना पहुंच पाए। इस जंग के शुरुआत से ही नेटो और G7 पार्टनर्स यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं। जब भी दोनों साइड्स के बीच में वॉर को खत्म करने की बात हुई है, यूक्रेन और उसके एलाइज ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन इस जंग उसने नहीं शुरू किया है, तो इस जंग को खत्म करने की जिम्मेदारी भी यूक्रेन पर मत डालिए आप। पुतिन को अगर बात करनी है तो पहले इमीडिएट सीजफायर करें, किलिंग्स को रोके और उसके बाद जरूर बात करिए। अब सालों से यूएस भी इसी डिमांड के साथ यूक्रेन के पीछे डटकर खड़ा हुआ था, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनिशियली सीजफायर का ही डिमांड किया था, लेकिन फिर पुतिन ने उन्हें अलास्का में ऐसी पट्टी पड़ाई है कि अब ट्रंप भी सीजफायर की बात छोड़कर रशिया के साथ ओवरऑल पीस डील की बात कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म पीस सेटलमेंट के थ्रू ये एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी डील सिक्योर करने में महीनों लग सकते हैं और तब तक टॉक्स जब तक चलते रहेंगे, यूक्रेन में लोग मरते रहेंगे। इनफैक्ट मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ पुतिन अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी समय उसी रात रशिया यूक्रेन के ऊपर बम बरसा रहा था। ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उधर ट्रंप को अपने नोबेल पीस प्राइज की पड़ी हुई है, इस सब में पिस भारत देश रहा है। अब इससे भारत कैसे इमर्ज करता है और भारत के कैसे तार जुड़े हुए हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी से, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन को होस्ट किया तो जब कर ट्रंप को ही गाली पड़ने लगी कि अरे भैया हमारे देश में तुम एक वॉर क्रिमिनल को इनवाइट क्यों कर रहे हो, इसको तो सैंक्शन लगा हुआ है। उनके एडवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ने भी ना फिर डिफेंड करने के लिए एक बिजार लॉजिक के साथ लोगों को बताया, अमेरिकन्स को बताया कि नहीं नहीं, देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस। सुनिए तो। He came to Alaska because Trump threatened to put a 50% tariff on India for buying Russian oil and gas. What's the weakness of Russia? Almost all of their income comes from oil and gas sales. If we went after the customers of Russia and said you had to pick between the American economy and buying cheap Russian oil and gas, they would pick the American economy. आपको लगता है कि सिर्फ भारत में ही है कि रूलिंग पार्टीज के लोग टीवी पर आते हैं, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो करते हैं? अमेरिका में हालत और भी ज्यादा खराब है भाई। लिंजी ग्रैहम की जो दलीलें हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लॉजिक से भी ज्यादा ट्विस्टेड है। समझाता हूं कैसे। अगर पुतिन पर प्रेशर बनाने का गोल था तो सैंक्शंस रशिया पर लगाने थे। रशिया के बायर्स पर आप लगा रहे हो तो चलो वहां भी अगर आपने लगाया है तो पेनल्टी उस पर लगाना चाहिए ना जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। चाइना पर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई? वहां से डर लगता है ना पेनल्टी लगाने पर। और अब पुतिन को होस्ट करने के फैसले की वजह से जब वो बैकफायर कर रहा है, आपकी मेगा आपसे सवाल पूछ रही है, तब आप ये दलील दे रहे हो कि नहीं हमने पुतिन को फोर्स किया, पुतिन के जब हमने क्लाइंट छीन लिए तो वो भाग कर आया, हमारे साथ डील करने आया। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मेकिंग अ डील। चलो ठीक है, मान लेते हैं पुतिन को बुलाने का आपका ये एक तरीका था, लेकिन उससे अचीव क्या किया आपने? इतना सारा इलैबोरेट तरीका करके इंडिया जैसे पुराने दोस्त के ऊपर से सैंक्शन लगाकर ना सीजफायर का ऐलान आप कर पाए, ना कि आप सैंक्शंस और भी ना लगा पाए या फिर कुछ और एडिशनल प्रेशर लगा पाए, और ना आप वॉर खत्म कर पाए हो। बोलते आप हो पापा अपने आप को इंटरनेशनली, तो नोबेल प्राइज भी नहीं मिल रहा। तो पुतिन को आपने इतना बड़ी तरीके से जो फोर्स किया, आपने जो बुलाया, उससे हुआ क्या? दरअसल कड़वा सच ये है कि ट्रंप अभी तक वो हर बैटल हारते आया है जो उसने स्टार्ट किया है, चाहे वो चाइना को धमकाना हो या फिर इमिग्रेंट्स का क्रैकडाउन हो या फिर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन या इकोनॉमी के नंबर्स को संभालना हो। ट्रंप एक्चुअली हर फ्रंट पर एक फेल्ड प्रेसिडेंट की तरह उभर रहे हैं। वो ग्लोबल लीडर की तरह दिखना चाहते हैं। एक विन के लिए वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, इसीलिए वो इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान वॉर मैंने खत्म कर दिया बार बार रिपीट करते रहते हैं। लेकिन इसमें इंडिया ना एक इजी टारगेट बन चुका है। इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही पब्लिकली ट्रंप को कुछ भी खास कहने से डर रहा था। ऐसे में ट्रंप ने सोचा कि हां, इन पर हम लगा देते हैं सैंक्शन। डोमेस्टिक ऑडियंस जवाब भी नहीं मांगेगी और मैं दिखा दूंगा कि कैसे मैंने रशियन ऑयल सप्लाईज को रुकवा दिया, कैसे मैंने पुतिन को पीछे ढकेल दिया। जबकि सच तो यह बात है कि रशिया के असली बायर्स चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, तुर्की है, उनके खिलाफ आपने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों, डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता, इसीलिए इंडिया को एक ईजी टारगेट बनाकर एक्सप्लॉइट किया गया है। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपको यह बात बताई थी कि कैसे इंडिया का इस सब के बीच में शांत रहना, एक डिप्लोमेटिक साइलेंस रखना अब हमें चुभ रहा है। ट्रंप ने एक घटिया रवैया भारत के प्रति अपनाया है। यह हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, हमें ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता है। इस तरीके से हमें इल ट्रीट नहीं कर सकता है, हमें ऐसा बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और उल्टा हमें सोचना चाहिए हमारी बार्गेनिंग पावर कहां थी जब ट्रंप ने हमारे साथ यह घटिया रवैया दिखाया, तो हमने उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया? हम तो विश्वगुरु है ना। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अब हम आशा ही कर सकते हैं कि पुतिन और ट्रंप के मिलने के बाद शायद कुछ प्रोग्रेस इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में देखने को मिले। ट्रंप से मिलने के बाद पुतिन ने सीधा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन लगाया, मोदी को ट्रंप के साथ हुए डिस्कशंस के बारे में पूरी जानकारी दी। सो वी आर गेटिंग हिंट्स कि भाई कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ तो बातचीत हो रही है, लेकिन एक क्लियर पिक्चर अभी तक नहीं सामने आ रही है। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह भी हो जाती है, भारत के लिए दिक्कतें कम नहीं होने वाली है। पीटर नवारो, ट्रंप के सीनियर काउंसलर ऑन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत पर डबल टैरिफ एक टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है बाय अमेरिका। अमेरिका जानबूझकर हमें चोट पहुंचा रहा है, ये जानते हुए कि ये सही नहीं है, ये डबल पनिशमेंट है रशियन इंपोर्ट्स खरीदने के लिए
ऑयल क्रूड खरीदने के लिए और अपने मार्केट्स ना खोलने के लिए। तो ये ट्रेड वॉर, ये टैरिफ वॉर अभी जारी रहेगा। जाते जाते बस एक मैसेज मैं आपको दूंगा, जाते जाते एक बात कहूंगा कि भैया दुनिया में कहीं भी ब्लडशेड हो रहा है उसको रोकने की दरकार है, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो। साथ ही साथ ट्रंप को चेक में रखने के लिए जरूरत है कि भाई हम भी अपना जो वॉइस है वो थोड़ा सा और ज्यादा बोले। ये जो बीच में रहते हैं, चुप रहते हैं, ये जो नॉट वोकल होते हैं, इससे हमें ही धक्का पहुंच रहा है। हमारे लीडरशिप को भी स्टांस लेना पड़ेगा। और ये जो पॉलिसी अब नहीं बन रही है ना कि अब हम चाइना की तरफ हो जाएंगे। हाँ, पहले चाइना ने गलवान में हमें हमला किया तो हम अमेरिका के पास चले गए, अब अमेरिका ने टैरिफ वॉर कर दिया तो हम चाइना की तरफ फिर से भाग रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने चाइना पर भरोसा किया तो मोदी वही गलती करेंगे जो 1962 से पहले नेहरू ने किया था। तो हमें बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है जिस तरीके से बर्ताव अमेरिका कर रहा है, या जिस तरीके का गेम फिर से चाइना हमारे साथ खेल सकता है।